जय हिंद दोस्तों। आज इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया पूर्व टू बी अ मिक्स ब्लेसिंग। यानी दोस्तों जो भारत में हरित क्रांति हुई थी, आपको पता है वो एक मिश्रित वरदान साबित हुई थी। टिप्पणी कीजिए वो मिश्रित वरदान क्यों हुई थी दोस्तों। तमाम से चर्चा एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर करूंगा, इतना मैं दावा लेता हूं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो किस सीरीज के हिसाब से चल रहा है। तो आपको पता होगा हमारा थर्ड ईयर का दोस्तों क्वेश्चन पेपर है एनवायरमेंट इशू इन इंडिया। तो उसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के दोस्तों, मैं उन्हीं के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगा विद आंसर। तो आप जाके देख सकते हैं पहले क्वेश्चन पेपर, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं आंसर वाइज यहाँ पर अपलोड करूँगा। और साथ ही से रिलेवेंट जो क्वेश्चन पूछे हैं उससे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो वो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है एनवायरमेंट इशू इन इंडिया में। ठीक है, तो वो है हमारा दोस्तों भारत में हरित क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई। टिप्पणी करना है, यानी हम कमेंट देना है कि जो भारत में हरित क्रांति हुई थी यानी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, उसकी क्या हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, आपको एक अच्छे समझेंगे बिल्कुल उसमें कैसे मतलब इम्पैक्ट या इफेक्ट हुआ था हमारे सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल में। तमाम चर्चा एक एक साथ करेंगे और आपको आराम से बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि एक छोटा सा हम इसका ओवरव्यू लेंगे कि आखिर क्या थी, मतलब क्यों इसको अपनाया गया था और एक हरित क्रांति होती क्या है। तो पहले आपको बता दूं हरित क्रांति का मतलब होता है दोस्तों हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब दोस्तों हम इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें होता है जब हमारा जो भी खाद्य पदार्थ होता है, अनाज गेहूँ, बेसिकली दोस्तों इसमें ही हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। आपको पता है कि कब अपनाई गई थी दोस्तों, ध्यान रखना। तो 1966 से दोस्तों 1968 तक दोस्तों बीच में अपनाई थी। तो यही हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड रहता है और क्रांति के रूप में हमने देखा है। क्रांति का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रांति का मतलब होता है दोस्तों हम किसी के टारगेट को लेके अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। यानी दोस्तों हमने कोई लक्ष्य ले लिया कि हाँ मुझे इस साल 10 टन हेक्टेयर उत्पादन करना है, तो हाँ मैंने उत्पादन करना है। तो वो जब हो जाता है वो एक क्रांति का रूप, यानी सब उसमें मिल चढ़ कर भाग लेते हैं और वो एक क्रांति यानी उस लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, वही क्रांति होती है। ध्यान रखना, आपने जैसे सुना होगा कि 1857 का जो विद्रोह था, बेसिकली दोस्तों वो उसे लोग बाग क्रांति भी कहते हैं, लेकिन नहीं, वो दोस्तों विद्रोह था। विद्रोह का मतलब होता है कि वो कहीं से एक दिन कहीं से उठ रहा है, कहीं एक दिन कहीं से उठ रहा है, लेकिन उसका कोई पर्पज़ नहीं था। ठीक है ना, वो काफ़ी अलग चर्चा है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ऐसी दोस्तों जो हमारी हरित क्रांति का मतलब लक्ष्य को हमने एक प्राप्त करा था, इसलिए दोस्तों जो हरित क्रांति कहलाई थी, ये ध्यान रखना है। अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कैसे। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत खदानों तथा अन्य कृषि उत्पादनों में भारी कमी से जूझ रहा था। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, है ना, तो उस समय दोस्तों जो भारत है उसमें खाद्य जो कृषि थे वो काफ़ी मतलब उन चीज़ों से जूझ रहा था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन का पीरियड रहा था वो दोस्तों भारत में दोस्तों खदानों को तो उत्पादन करते थे, लेकिन अपने एक सीमित, एक हम कह सकते हैं कि मीगर अमाउंट में वो दोस्तों उत्पादन प्रोड्यूस करते थे कि हम तक मिल पाए और हमारे जनता को ना, और हम वहाँ पहुँचा दें अपने देशों में। लेकिन उन्होंने ज़्यादा इसमें ध्यान भी नहीं दिया। तो जब भारत को आज़ादी मिली थी तो काफ़ी एक संकट का सामना झेलना पड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। उस समय तो 30 से 40 के अराउंड थी वो, 30 या 40 करोड़ के अराउंड थी पॉपुलेशन, तो है ना। तो ध्यान रखना, तो स्वतंत्र प्राप्ति के बाद हमें काफ़ी मतलब उत्पादन में भारी कमी से जूझ रहा था उस समय भारत, है ना, ये भी ध्यान रखना। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखना, 47 के बाद दोस्तों आपको पता है बंगाल में सबसे पहले जो विभाजन हुआ था, है ना, तो बंगाल में क्या विभाजन भीषण अकाल पड़ा था, यानी भूखमरी हो गई थी, मतलब खाने पे लोगों के लिए खाना कुछ नहीं। तो ऐसे में उस समय दोस्तों 20 लाख, लगभग 20 लाख से अधिक दोस्तों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसका कारण था दोस्तों कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियाँ। यानी दोस्तों कृषि को लेकर वहाँ पर कोई कड़ी नीतियाँ नहीं बनानी, वहाँ पर कुछ उत्पादन मतलब जो एक हाई वेराइटी बीज दोस्तों उपयोग नहीं करेगा, मतलब कुछ तकनीकी मतलब खाद उर्वरक का यूज़ नहीं अच्छे से किया जा रहा है औपनिवेशिक काल में, यानी जब ब्रिटेन भारत पर कब्जा करके मतलब अपना जो शासन चला रहा था उस समय, है ना। तो एक काफ़ी उनकी जो कमज़ोर नीतियाँ ही साबित रही कि भारत में जो बंगाल में लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई एक भूखमरी के कारण। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमें क्यों देखते हैं हम जो अब वो हमारी जो क्यों होती है हरित क्रांति। तो उस समय यानी कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, उस समय कई वर्षों कई कृषि के लगभग 10 क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। यानी दोस्तों उस समय भारत आपको पता है कितना बड़ा था, है ना। तो उस समय दोस्तों कृषि की लगभग 210 क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, है ना, छोटे छोटे चुनिंदा क्षेत्रों में दोस्तों वहाँ पर उपज थी, है ना। तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और NPK यानी दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का औसत इस्तेमाल 1 किलो प्रति हेक्टेयर से भी कम था। यानी दोस्तों जो NPK
इसका मतलब दोस्तों जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का यूज़ करते हैं हम, जो हमारी उत्पादकता है वो बढ़े, तो उसमें 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर का यूज़ किया जाता है, कितना कम है। तो ऐसे में दोस्तों जो गेहूँ और दाहन की औसत पैदावार 8 किलो प्रति हेक्टर के आसपास थी, है ना, तो काफ़ी कम थी। और ऐसे में जनसंख्या ज़्यादा थी, तो इनको भरण पोषण करने के लिए हमें पे जुटा ही नहीं पा रहे थे उस समय अनाज, तो है ना, इन चीज़ों को देख के हरित क्रांति होती है। और क्या रीज़न रहे थे दोस्तों इसका? वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 करोड़ के आसपास थी, 30-40 के आसपास, जो कि वर्तमान संख्या का लगभग 1/4 है। यानी आज के बाद में करें तो आज 1:33 है, 1:25-33 करीब। लेकिन खाद्यान्न उत्पादनों कम होने के कारण उतने लोगों भी अनाज की आपूर्ति असंभव था, है ना। उस समय दोस्तों हमें 30,000 करोड़ जनसंख्या में अनाज नहीं था, और आज हमारी 133 या 25 के करीब है, और आज हम सबको मतलब खाना मिलता है ना। ये तो पूरा एजप्शन है अधिकतर बातों पर, लेकिन अपवाद भी है कुछ बातों पर, तो ध्यान रखना है ना, इतना था। आगे बात करें तो दोस्तों खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खादों का ही उपयोग करते थे। पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं, आपको पता है भारत में पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से स्टार्ट हो गई थी, है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, आपको अच्छे से पता भी होगा, है ना, 1 मार्च से 31 अप्रैल, ठीक है, ये ध्यान में। तो भारत जो खाद्यान्न फसलों में जो किसान थे वो गोबर से बनी जो खाद थे उनको ही उपयोग करते थे। उन्हें टेक्नोलॉजी पता ही नहीं थी, भैया पता होगा जब तो, कि उन्हें एक एनवायरनमेंट देंगे, उन्हें लिबर्टी देगी, जब तो वो जानेंगे चीज़ों को। तो ऐसे में ब्रिटेन भी इन चीज़ों को मतलब नहीं यूज़ करवाते थे वहाँ। दूसरे पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि क्षेत्र विस्तार एवं उर्वरकों का उत्पादन पर जोर दिया गया। आपको पहले पता होगा कि जो पहली 1956 में दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1950 से दोस्तों, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें दोस्तों क्या कि शुरू में ही कृषि पर ध्यान दिया गया था। ध्यान रखना, शुरू पे ही कृषि पर ध्यान दिया गया था, ये ध्यान रखना। लेकिन इस समय बावजूद संकट फिर भी हम जूझते रहे थे, है ना। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिला था कि हाँ भरण पोषण सबके लिए उपलब्ध हो पा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर अनाज कृषि उत्पादन को बढ़ने के लिए शोध किए जा रहे थे। और आफ्टर दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार काफ़ी मतलब इन चीज़ों में दोस्तों जो कृषि अनाज उत्पादन की मतलब बढ़त बढ़ाने के लिए कुछ नियम मतलब शोध रिसर्च काफ़ी मतलब हो रही थी, ताकि जो अनाज को कैसे बढ़ाया जाए। तथा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य भी किया जा रहा था, कि इनमें जो हेड थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग प्रमुख थे, जिन्होंने गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया, यानी HYV यानी हाई वैरायटी बीज। आपको पता होगा कि जो भारत में यानी जो विश्व में जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने हाइब्रिड प्रजाति का विकास किया। जबकि भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन को दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। हु इज द इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, तो वक्ता कौन है? तो ध्यान रखना एम स्वामीनाथन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है यानी जो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है सबसे पहले, तो ध्यान रखना दोस्तों मैक्सिको। तो वो कहाँ पर है दोस्तों? आपको पता होगा यूएसए में, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? मैक्सिको सिटी। तो उससे वहाँ सबसे पहले दोस्तों शुरुआत होती है किसकी? हरित क्रांति की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरित क्रांति क्या है और इसका मतलब हमें क्यों मतलब अपनाया इस चीज़ को। अच्छे आपने पृष्ठभूमि समझ ली कि जो रीज़न रहे थे हरित क्रांति को अपनाने के लिए हमने क्यों अपनाए थे, कुछ बैकग्राउंड तो हिस्ट्री आपको समझ में होनी भी चाहिए और हमेशा याद भी रखनी चाहिए, है ना। जैसे दोस्तों 1857 का जो युद्ध हुआ था, विद्रोह कहते हैं जैसे, उसके रीज़न क्या थे? कुछ राजनीतिक भी है, कुछ टेम्परेरी भी है, कुछ इकोनॉमिक भी है, तो वो सभी सोशल रीज़न है ना। तो अब हरित क्रांति बात कर लेते हैं। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भय दयनीय हो गई थी। पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी थी। तो उनके परिस्थितियों में भारत ने विदेशियों से HYV सीड्स मंगवाए जो अनाज से अधिक उपज दे सके। तो ऐसे में दोस्तों हम 1960 तक मतलब इन चीज़ों से जो हमारा आज़ाद हुए थे उस समय भी दोस्तों हम काफ़ी इन चीज़ों से संघर्ष कर रहे थे कि हमें पूरा भरण पोषण के लिए जनता को सारा अनाज मिलना भी चाहिए। तो ऐसे में भारत सरकार ने दोस्तों विदेशों से HYV सीड्स मंगवाई, यानी जो हाई वैरायटी बीज है जिससे दोस्तों उत्पादन है उसकी क्षमता बढ़ेगी, है ना, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960 से 1963 के दौरान 7 राज्यों को 7 चयनित क्षेत्रों में प्रयोग किया गया, यानी दोस्तों 7 राज्य में यूज़ करा गया था। उनमें से भी 7 चयनित जिलों मतलब हाँ कि हमें जो HYV बीज है उनको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनको यूज़ करा गया। और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी दोस्तों इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP नाम दिया गया। मतलब जो 7 जिलों में दोस्तों 7 चयनित क्षेत्रों में दोस्तों जो HYV वहाँ पर दोस्तों उपयोग किया गया था, तो जो किया गया था दोस्तों कहाँ, इंडिया वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत वहाँ पर इसको नाम दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। यह प्रयोग सफल रहा, तो ये सक्सेसफुल भी रहा, सफल रहा। सक्सेसफुल तो नहीं कह सकते, सफल रहा, मतलब बढ़ोतरी देखने को हमें मिलती यहाँ जा रही थी। तथा वर्ष 1966 से 1967 में भारत हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपना लिया, यानी अब खुद
हरित क्रांति को क्या अपना लिया, जिससे अनाज की दोस्तों मात्रा भी बढ़ने लगी, यानी हम भी अब अनाज काफ़ी वो करेंगे प्रोड्यूस और बाहर देशों से नहीं मंगाएंगे, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में HIV बीज का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का ही नहीं किया गया तथा गैर खाद्य फसलों में इसमें शामिल नहीं किया गया। मानी जो भारत में HIV बीज का जो उपयोग है दोस्तों, गेहूँ, चावल, बाजरा का ही उपयोग किया गया था, इनके अलावा जो अन्य फसल है उनमें दोस्तों इसका उपयोग नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि होने लगी और भरण पोषण के लिए सरकार अच्छे से जो वहाँ की नागरिक थे उनको भरण पोषण के लिए अनाज मिलता भी रहा। अब दोस्तों इसके ये तो हमने पढ़ लिया हरित क्रांति कैसे हम इसका क्या रीज़न थे, मतलब क्यों अपनाया गया और अपनाया भी क्या गया, तो मतलब उसमें दोस्तों हमने किन किन चीज़ों को अपनाया गया, हाई वैरायटी बीज मंगाए बाहर से, फिर कहाँ 7 क्षेत्रों में, फिर IAD जो प्रोग्राम नाम दिया गया जो 7 क्षेत्रों में अपनाया गया था, है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव, यानी जो इसको इकोनॉमिक प्रभाव क्या रहे थे, इफेक्ट रहे थे हरित क्रांति के, हरित क्रांति हुई थी तो उसके इफेक्ट क्या रहे थे, तो वो देख लेते हैं। तो हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता दोनों में तीव्र वृद्धि हुई और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, यानी अब खुद डिपेंड हो गया, अब वो उत्पादन कर सकता है, वो दूसरे देश से दोस्तों नहीं मंगाएगा। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 टन हो गया और पहले मैंने आपको बताया था कितना 8 लाख टन, है ना, तो काफ़ी देखा 170 टन हो गया, उस समय का रिकॉर्ड था, मतलब 170 टन। तथा उसके बाद वर्षों में यह उत्पादन लगातार बढ़ता रहा और आज देखोगे तो कितना बढ़ता चला गया, इतना तो एक स्टेट या एक क्षेत्र दोस्तों उत्पादन कर लेता है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनें, यानी दोस्तों जो हरित क्रांति के बाद कृषि में दोस्तों HIV बीज का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ ही हमें क्या अब जो अपना देश है दोस्तों काफ़ी तेज से मनोवृत्ति होगी तो डेवलपिंग होता रहेगा, उसमें तमाम चीज़ों की हम पे एक इन्वेशन के रूप में हम अपनाएंगे, तो ऐसे में नई नई चीज़ों का उपयोग किया गया। तो हरित क्रांति में दोस्तों कृषि के लिए नवीन मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि का भी उपयोग किया जाए, इसलिए दोस्तों हमारी जो फसलें काफ़ी जल्दी से उत्पादन हो रही और भरण पोषण के लिए हम पूरी जनता को भी उसको उपलब्ध करा रहे थे, ठीक है, किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी का प्रयोग से कृषि पर स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम से अधिक उत्पादन संभव हुआ। परिणाम स्वरूप देश में इससे संबंधित उद्योगों का अधिक विकास भी हुआ और इसके साथ ही उद्योगों का विकास हुआ। उद्योग का विकास हुआ क्यों भैया, अब भैया कृषि में खाद भी होगी, मशीन भी बनाएंगे, और मशीन तो भैया किसी के घर में तो नहीं बनेगी, तो भैया इंडस्ट्री में बनेगी, उद्योग में बढ़ेगी, तो ऐसे में इसके साथ ही दोस्तों उद्योगों का भी विकास हुआ और साथ ही साथ जो भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा वो भी देखने को मिलती है, तो आगे बात करेंगे वह। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के विकास के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे परिवहन सुविधा हेतु सड़कें, ट्यूबवेल, ग्रामीण क्षेत्र, विद्युत आपूर्ति, भंडार केंद्र तथा अनाज मंडियों का विकसित होने लगा। भैया अब कृषि हो रही है, हमारा उत्पादन बढ़ा, तो भैया ऐसे में तो सुविधा भी होनी चाहिए, सड़कें भी होनी चाहिए, ताकि एक राज्य से दूसरे क्षेत्र हम अच्छे से दोस्तों जल्दी से जल्दी पहुँचा सकें। तो ऐसे में सड़क, ट्यूबवेल, बिजली भी होनी चाहिए भैया, भंडार केंद्र भी होनी चाहिए, कहीं स्टॉक रखने के लिए, अनाज मंडियाँ कहीं बिकने के लिए तो होना चाहिए, है ना। तो आज जो देखते हो आप MSP के पीछे किसान जो आज कर रहे हैं संघर्ष, है ना, तो इन चीज़ों को हरित क्रांति तथा मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित हुए, जिसमें लोगों की आजीविका चलने लगी। तो भैया ऐसे में जो हरित क्रांति थी इसमें लोग बात थे पहले तो मशीनीकरण के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ गए। क्यों भैया, अब जो मशीनीकरण है उसके कुछ पुर्जे भी बनने लगे, अलग अलग पुर्जे भी आते थे, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, तो ऐसे में तमाम बिकने लग गए। तो वही एक हम कह सकते हैं वही हमारा एक प्राथमिक क्रिया से दूसरी जो हमारी क्रिया यानी सेकेंडरी, तो काफ़ी उसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सोशल इफेक्ट क्या रहते हैं हरित क्रांति के, है ना, तो देखते हैं। हरित क्रांति की वजह से दोस्तों भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ, काफ़ी चेंजिंग हुए हरित क्रांति से। भैया सबका आपको पता है कि पैसा भी आ रहा, सबको खाना मिल रहा, बंदे जोड़ भी रहे, भैया मूवी देखने जा रहे हैं, तो ऐसे में सोशल सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, इफेक्ट भी होता है ना, बदलाव हुए। इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का बाजार मुखो व गतिशील होना, यानी दोस्तों इसका मतलब बाजार मुखी मतलब अब बाजार की तरफ दोस्तों मुख कर देते लोग, अब वो भी मंडियों में बाजार के बेच सकते थे अपना सामान, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली को नहीं अपनाते थे, तो ऐसे में डायरेक्ट पैसा लेते थे और गतिशील भी हो रहा, काफ़ी बढ़ता भी रहा था। हरित क्रांति के बाद कृषि पहले की तरह एक जीवन कोपार्जन का साधन नहीं थी, बल्कि यह अब ग्रामीण समाज का आय का मुख्य स्रोत थी। लेकिन जब दोस्तों पहले कृषि जाती थी वो अब लोगों की एक जीवन आय नहीं थी, मतलब उसमें कभी हो रही है फसल कभी नहीं हो रही। लेकिन जब से हरित क्रांति अपनाया गया, हाई वैरायटी बीज तमाम चीज़ों को अपनाया गया, तो ऐसे में दोस्तों जो किसान है उनका एक जीवन मतलब कह सकते हैं कि एक हमें ऐसा सोर्स बन गया कि उसके बिना वो जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो इस समय खेती में इसलिए तो लोग बाग किसान करते हैं, वरना क्यों करेगा दोस्तों, अगर पैसा नहीं बचेगा,
तो ये ध्यान रखना। हरित क्रांति से किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हो। भैया उन पे पैसा आया तो भैया उनका जो बढ़ने लगे सामाजिक वो शैक्षिक स्तर, वो पढ़ने भी लगे, उनके बच्चे को अपने बच्चों को पढ़ाने भी लगे, स्कूल भेजने लगे। भैया पैसा हुआ तो अच्छा जाता है परिवार, नहीं होता है तो एक सोच में टेंशन में रहता है। ये भी आपको अच्छे से पता होगा। आगे बात करते हैं। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि भी हुई और इसमें ग्रामीण समाज के पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि का समाप्ति। मैंने आपको बताया ना पहले वस्तु विनिमय प्रणाली बना देते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। लेकिन अब पेमेंट क्या ना वो अमाउंट पर दोस्तों हम एक दूसरे से चीज वो अफेक्ट कर लेते थे, है ना। और जजमानी जो प्रथा मतलब जो हम पहले कृषि होती थी कम होते थे, जो बड़े बड़े सामान वो पुरोहित वर्ग होते थे, ऐसे मतलब एक पर्टिकुलर जजमानी वो अमाउंट रखते थे। तो ऐसे में उत्पादन भी कम था, तो अब उत्पादन जाना है तो दोस्तों हर कोई अपना लाभ कमाने के लिए बेचेगा। तो ये क्या समाप्त हो गए थे इस समय, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का महिलाओं के जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पहले महिला भार खेती में काम करके घर के पुरुष सदस्यों का हाथ बढ़ाया करती थी, लेकिन किसानों की बढ़ती आय तथा मशीनीकरण बढ़ते प्रयोग से गैर महिलाओं की स्वतंत्रता कम हो गई। पहले दोस्तों जब इन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी या खेतों में ट्यूबवेल पाने के लिए या कटाई के लिए वहाँ धान काटने के लिए, तो पहले महिलाओं काफ़ी उनका वो सहारा देती थी। लेकिन अब मशीनें आ गई तो ऐसे में काम भी काम हो गया। तो ऐसे में खाली जो 10 सदस्यों की जगह दोस्तों 5 सदस्य दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में उनकी स्वतंत्रता ये कह सकते हैं कि उनके काम को छीन लिया, वो घर में ही अब 4 दीवारी में रहने लगी थी, है ना। पहले आपने देखा होगा चकबंदी कृषि होती थी, तो ऐसी वहाँ पर कृषि काफ़ी होती है ना। ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरित क्रांति का राजनीतिक क्या प्रभाव रहेगा। ओके, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में हरित क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले। दूरगामी मतलब दूर दूर स्थित हर क्षेत्र में दोस्तों इसके प्रभाव डाले राजनीतिक क्षेत्र में भी। कैसे, अब देखते हैं। किसानों के नए वर्ग ने स्थानीय स्तर की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। भैया पहले पैसे नहीं थे, पहले जान पहचान नहीं थी, पहले चीज़ों को जानते नहीं थे, लेकिन पैसा आया, उन्होंने शिक्षित हुए तो भैया वो समाज को जाने, कॉलेज जाते, स्कूल जाते तो समाज को जाने। तो ऐसे में जो नए वर्ग है, किसानों के नए वर्ग, यानी जो नई जनरेशन है, उसमें दोस्तों स्थानीय स्तर में जो ग्राम पंचायत या स्थानीय ग्राम सभा, तो वहाँ पर दोस्तों चुनाव में भी राजनीति में भाग लेने लगे। तो ऐसे में ना तो उनको काफ़ी दूरगामी प्रभाव डाले हरित क्रांति के। ऐसे ही जो खाली हमारा इकोनॉमी में नहीं दोस्तों, सोशल भी और पॉलिटिकल में भी दोस्तों इफेक्ट होता है। हर किसी चीज़ का आप अच्छे से देखोगे ना, हर किसी के पीछे दोस्तों 3 कारण तो रहता है, सोशल, इकोनॉमी, है ना, और हमारे दोस्तों हिस्टोरिकल, ये सभी तमाम चीज़ें, ये ध्यान रखना। तो भैया जो स्थानीय लोग भाग लेने लगे राजनीति में। इससे पहले राजनीति जहाँ के उच्च जातियों तथा धनी वर्ग तथा नियंत्रण होती थी, वही लेते थे, उनमें पैसा होता था। तो ऐसे में है ना, उससे अब समाज में छोटे तबके लोगों की भागीदारी बढ़ी, है ना, और सबके मतलब कह सकते हैं कि वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी होने लगे थे, किसानों के प्रति। किसान तथा उनसे संबंधित मुद्दों को केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाने लगा। जैसे आप आज देख सकते हो दिल्ली में भी अभी जो हमारे MSP को लेकर जो किसान आंदोलन है अभी भी पूरे कार्यरत है, अभी भी, है ना, वो भी डटे हुए अपनी बात पर। तो इसके किसानों से संबंधित अनेक संगठनों का निर्माण भी हुआ तथा पूरे देश में उनकी भूमिका एक दबदबा समूह में भांति निर्मित होती है, जैसे आप देख सकते हो, है ना। किसान उनसे संबंधित मुद्दे देश के मुख्य राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बने तथा विभिन्न दलों ने किसानों के मुद्दे की वकालत करना प्रारंभ किया। अब भैया आपको ही पता है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट है, उसमें दोस्तों कोई ऐसा उनका वो है MP या मंत्री है, और भैया किसानों का समर्थन कर रहा है, और भैया कहीं से लड़ेगा उस क्षेत्र में तो किसान तो उसे वोट देंगे। तो वोट बैंक के आधार पर भी दोस्तों जो हमारे आज के वर्तमान युग के हम कह सकते हैं कि जो नेता है वो दोस्तों इन चीज़ों को एक वोट बैंक के रूप में कि वोट देंगे तो इसलिए हम सहायता कर देंगे, उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं उनके पास होने के लिए। तो काफ़ी वोट बैंक का सिस्टम बना हुआ है। तो मैंने आपको दोस्तों इतना ही इस वीडियो में आपको बता दी कि जो हरित क्रांति क्या है, उसके क्या प्रभाव और कैसे दोस्तों हम इसको क्यों अपनाएं, इसके रीज़न क्या रहे थे हमारे विफल होने के, भारत जब आज़ाद हुआ था। तो सभी मैंने आपको बता दी, इसके सोशल, इकोनॉमी, राजनीति क्या प्रभाव पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिलती रहे। तो जय हिंद। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।